Hello, my dear students. My name is Shakti and I welcome you all in Shakti Sir classes. Today we will start the topic Bholi from the book Footprints Without Feet, chapter number 9 from the book Footprints Without Feet. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Bholi from the book Footprints Without Feet, chapter number 9 Bholi by Abbas. तो कहानी का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है कि बचपन से ही भोली जो है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट की जाती है अपने परिवार के द्वारा, और किस तरह से जो टीचर थी वो एक स्पेशल इंटरेस्ट लेती है उसके अंदर, और उसके बाद भोली के लाइफ का पूरा कोर्स ही बदल जाता है। एक ऐसी लड़की जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, फाइनली वो एक ऐसा जूल बन जाती है, और उस जूल को बनाने में किसका हाथ था? आखिर वो कौन सा डिवाइस था, वो कौन सा टूल था, वो कौन सा ऐसा रास्ता था जिस पर चल करके एक सिंपलटन सी लड़की, जिसके बारे में लोगों को ये लगता था कि शी इज कंप्लीटली यूजलेस, वो लड़की आखिर उस टॉप की पोजीशन पर पहुंची तो पहुंची कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है भोली। आइए शुरू करते हैं। तो उसका नाम था सुलेखा, और बचपन से ही हर कोई उसे भोली कह करके बुलाता था, भोली द सिंपलटन। तो भोली जो है नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी, और जब वो 10 महीने की थी तो खाट से नीचे गिर गई थी सर के बल, और इसी वजह से शायद सिर का कोई हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, और तब से लोग उसे भोली द सिंपलटन कह करके बुलाने लगे। तो जन्म के समय भोली बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उसके स्मॉल पॉक्स हो गया था 2 साल की एज में। आंखों को छोड़ करके सारा का सारा शरीर जो है काले रंग के धब्बों से डिसफिगर्ड हो गया था। तो उस लिटिल सुलेखा को जो है 5 साल की एज तक तो बोलना ही नहीं आया, और जब वो बोलना सीखी तो जो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे बच्चे जो इसका मजाक उड़ाते थे, एज अ रिजल्ट उसने बात करना भी लगभग बंद ही कर दिया। तो रामलाल के जो है 7 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थी, और सबसे बड़ी तो नंबरदार रामलाल के जो है 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, उनमें सबसे छोटी का नाम था भोली। तो ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरस किसान का घर था। यहाँ ना खाने की कमी थी, ना पीने की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, और सारे के सारे बच्चे सिवाय भोली को छोड़ करके बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रांग थे। अब जो रामलाल के 3 बेटे थे उनको शहर भेजा गया था स्टडी करने के लिए, पहले स्कूल और फिर बाद में कॉलेज में। बात करें बेटियों की, तो जो सबसे बड़ी बेटी राधा जी, उसकी शादी हो गई थी, और उसके बाद दूसरी बेटी मंगला की शादी होनी थी, और जब उसकी भी शादी हो जाती तो तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में रामलाल को सोचना था। तो वो तीनों की तीनों बहुत ही गुड लुकिंग थी, बहुत ही हेल्दी गर्ल्स थी, तो उनके लिए वर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। रामलाल को फिक्र थी तो केवल और केवल अपनी बेटी भोली की, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही उसके अंदर जरा सी भी अक्ल थी। ये उनको लगता था कि ये बिल्कुल कतई बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता। तो भोली जब 7 साल की हुई तो मंगला की भी शादी हो गई, और उसी साल गांव के अंदर एक जो है प्राइमरी स्कूल ओपन होता है। तो उस प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन को तहसीलदार करने आया, और वो ओपनिंग सेरेमनी पर रामलाल से बोलता है, रामलाल तुम इस गांव में गवर्नमेंट की तरफ से हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो तुम्हें इस गांव के लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तुम भेजोगे तो बाकी लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। तो इतना ऑर्डर दे करके
जो है तहसीलदार वहां से चला गया। तो बड़ा हैरान परेशान रामलाल जो है शाम को अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है इस मैटर में कि साहब तहसीलदार साहब उसे इस तरह से ऑर्डर दे के गए हैं कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। इतना सुनते ही रामलाल की वाइफ चिल्ला पड़ी, बोले तुम पागल हो गए हो? अगर बेटियां स्कूल जाएंगी तो भला उनसे शादी करेगा तो करेगा कौन? तो रामलाल बोलता है, हाँ भगवान, बात तो तुम सही कह रही हो कि लड़कियां पढ़ लिख गई तो ढंग का वर उनके लिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो बोलता है कि मैं तहसीलदार साहब के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो इतना सुनने के बाद में जो रामलाल की वाइफ है वो सीधा सीधा बोलती है कि मैं बताती हूं आपको क्या करना है, आपको ज्यादा लोड लेने की नीड है नहीं। देखो मैं अपनी चंपा को तो स्कूल भेजने से रही, तुम एक काम करो, तुम जो है भोली को स्कूल छोड़ आओ। वैसे भी ये पागल है, बुद्धू है, बदसूरत है, इसकी शादी होने की संभावना तो वैसे भी नहीं है इतने अगली फेस और लैक ऑफ सेंस के साथ में, तो हम इसकी परवाह क्यों करें? पूरा दिन हमारी छाती कुटाती रहती है, तो हम भला इसके पीछे अपना दिमाग और टाइम क्यों वेस्ट करें? स्कूल वालों को करने दो ना, हम फालतू इसके पीछे ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये शब्द थे भोली की माँ के। तो अगले दिन रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि चल मेरे साथ, मैं तुझे स्कूल छोड़ के आऊंगा। तो भोली काफी डर गई और वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या चीज होती है। वो तो केवल इतना जानती थी कि थोड़े दिनों पहले उसके जो पिताजी हैं वो कुछ इसी तरह से रस्सी बांध करके गाय को लेकर के गए थे और उस गाय को जो है शहर में बेच आए थे। तो भोली अपनी हकलाती जबान में बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और अपने पिता का हाथ छुड़ा करके वो भाग जाती है। तो उसके पिता गुस्से से चिल्ला करके बोलते, बोले मूर्ख लड़की, मैं तुझे स्कूल लेकर के जा रहा हूं, समझी, केवल स्कूल। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, अब उसने अपनी पत्नी से क्या कहा ये आप सुनिएगा। नंबरदार रामलाल इतना पैसे वाला, इतना अमीर वो आदमी है, लेकिन वो अपनी सबसे छोटी बेटी को किस तरह से रखता है कि वो बेचारी 10 महीने की थी तो खाट से गिर करके उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, तो वो जो है बैकवर्ड हो गई और पॉकमार्क्स होने की वजह से उसका पूरा शरीर डिसफिगर हो गया था, तो बदसूरत हो गई। तो ऐसा बच्चा जिसे स्पेशल अटेंशन की नीड थी, उसके माँ बाप ने उसके साथ में क्या सलूक किया, क्या बिहेव किया, जरा गौर कीजिएगा। तो रामलाल अपनी पत्नी से कहता है कि अरे सुनते हो, जरा इसको ढंग के कपड़े पहना दो, नहीं तो स्कूल के टीचर और वहां स्कूल की लड़कियां क्या सोचेंगी भिखारी कौन है। तो भोली के लिए नए कपड़े कभी बनवाए ही नहीं गए थे, तो उसके पास तो अपनी बहनों की पुरानी ड्रेसेस आती थी जब वो उनको पहन करके थक चुकी होती थी, और वो भी तब आती थी जब उसकी वो पहनी हुई ड्रेस पूरी तरह से गंदी होकर के फट नहीं जाती थी। तो किसी को भी भोली के कपड़े धोने की फुर्सत नहीं थी, किसी को भी भोली के फटे हुए कपड़ों को सिलने का टाइम नहीं था, किसी को भी भोली की साफ सफाई की फुर्सत नहीं थी। बेचारी छोटी सी बच्ची जिसको एक्स्ट्रा नीड केयर अटेंशन चाहिए था, इतने बड़े किसान की बेटी है, पैसे वाले की, लेकिन हालत उसकी भिखारियों की जैसी है, कपड़े फटे हुए हैं, तार तार हो रखे हैं, बच्ची पूरी मैल में सनी हुई है, लेकिन उसकी माँ को इतनी सी भी दया नहीं आई कि अपनी सगी बेटी की थोड़ी सी केयर तो कर ले। भला उस बेचारी बच्ची की गलती थी क्या उस कॉट से गिरने में? ये तो माँ की ही लापरवाही थी। और अगर स्मॉल पॉक्स हो भी गया था तो भला उन्होंने उस चीज के रिगार्डिंग सावधानी क्यों नहीं बरती? लेकिन वो एक लड़की थी तो सारा ठीक रहा, उस लड़की के सर ही फोड़ दिया गया कि ये तो जो है एक तरह से करम फूटी, तो ये तो वो है। तो उन्होंने पूरी तरह से जो है उस बच्ची को इग्नोर मार दिया। भिखारियों जैसी कंडीशन में रह रही है नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी, कितने शर्म की बात है। तो भोली को उस दिन जो है नहलाया गया, उसके मिट्टी से सने बालों को साफ किया गया
और उसके बाद उसको एक ड्रेस पहनाई गई, नई ड्रेस नहीं पहनाई गई, उसको ड्रेस पहनाई गई चंपा की पुरानी, जो धोने के बाद में सिकुड़ गई थी और चंपा की फिट नहीं आती थी। तो इस तरह से भोली को तैयार किया गया, उसके बालों को धो करके बालों में ऑयल लगाया गया और चंपा की छोटी हो चुकी ड्रेस को पहनाया गया। तब जाकर के उस नन्ही बच्ची सुलेखा को विश्वास हुआ कि इसे जहां लेकर के जाया जा रहा है, दरअसल वो जगह उसके घर से तो बहुत बढ़िया है। तो जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां पर बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो रामलाल ने अपनी बेटी को सीधा हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर किया और वहां से निकल गया। तो बेचारी लड़की अपने पिता को जाता हुआ देख करके उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वहां कमरे में काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी मैट्स बिछा करके, और वो कुछ पढ़ रही थी किसी बुक से और स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। तो हेड मिस्ट्रेस भोली से आकर के बोलती है, बेटा आप भी क्लासरूम के किसी कोने में जाकर के कंफर्टेबली बैठ जाओ। तो भोली नहीं जानती थी स्कूल होता क्या है और वहां पर किया क्या जाता है। वो तो इसी बात से खुश थी, सेटिस्फाई थी कि यहाँ पर उसी की उम्र की काफी सारी लड़कियां थी और इन लड़कियों में से शायद कोई इसकी दोस्त भी बन जाएगी। वो इसी बात से खुश थी। तो लेडी टीचर वहां पर थी, वो क्लास में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने जो है दीवार पर टंगे चार्ट्स में तस्वीरों को देखा। तो उन तस्वीरों के रंग भोली को काफी फैसिनेट कर देते हैं। ब्राउन कलर का हॉर्स, ठीक इसी तरह के घोड़े पर बैठ करके तो तहसीलदार साहब गांव में आए थे, और बकरी का रंग तो ठीक वैसा ही काला था जैसी काली बकरी पड़ोस में थी, और तोता तो ठीक वैसे ही हरे रंग का था जिस हरे रंग का तोता उसने आम के बागीचे में देखा था, और गाय की तस्वीर तो ठीक वैसी ही थी जैसी गाय लक्ष्मी उनके घर में थी। अचानक से ही भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके ठीक बगल में ही खड़ी है और मुस्कुराए जा रही है। तो टीचर ने उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम? तो वो हकलाते हुए बोली खाली भ भ भो भो, और इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद उसने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया और आंखों से ये मानो आंसुओं की बाढ़ ही आ गई। तो वो एक कोने में बैठ करके रोती रही और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सर उठा करके देख सके, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो लड़कियां जो उस समय क्लास में बैठी हुई हैं वो उसको देख करके उस पर बेतहाशा हंस रही है। तो जब स्कूल की छुट्टी हुई, सारी लड़कियां दौड़ करके बाहर चली गई, तो भी सुलेखा हमारी भोली क्लासरूम के उस कॉर्नर में बैठ करके सुबकती रही। उसके अंदर इतनी हिम्मत अभी भी नहीं थी कि वो वहां से उठ जाए। तो जो टीचर थी वो वहां आकर के उसका नाम पुकारती है, भोली। अब टीचर की वॉइस इतनी सॉफ्ट, इतनी सूदिंग थी कि इतनी प्यार भरी आवाज, और इतनी प्यार भरी आवाज से उसने अपना नाम आज तक कभी सुना ही नहीं था। तो टीचर की वो आवाज भोली के दिल को छू गई। तो टीचर ने कहा, बेटा आप खड़ी हो जाओ, ये कमांड नहीं एक फ्रेंडली सजेशन है। तो भोली खड़ी हो गई। अच्छा मुझे आप अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही भोली का पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। वो सोचने लगी क्या उसकी स्टैमरिंग टंग फिर से उसे डिस्ग्रेस करेगी, लेकिन उसे इस काइंड वुमेन के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एफर्ट करेगी, क्योंकि उसकी इतनी आवाज प्यार भरी थी, इतनी शांत और सूदिंग वॉइस थी, तो वो तो उसके ऊपर नहीं हंसेगी, ऐसा भोली का विचार आया। तो उसने अपना नाम बताना शुरू किया, भ भ भो भो, और फिर हकनाने लगी। तो टीचर ने कहा, बहुत अच्छे, चलो पूरा नाम बताओ। तो भोली फाइनली अपना नाम बोलती है, भ भ भो भो और भोली। तो एट लास्ट वो अपना नाम जब बोल देती है तो उसे बहुत रिलैक्स महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। तो टीचर बोलती है, वेल डन, बहुत बढ़िया, और ये कह करके वो उसकी पीठ को थपथपाती है। तो उसके बाद टीचर कहती है कि बेटा तुम अपने मन से सारे डरों को निकाल दो। तो तुम भी
और बच्चों की तरह बिना हक लाए बोल पाओगी। तो भोली ने गर्दन उठा करके पूछा, सच्ची में क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी औरों की तरह बिना हक लाए बोल पाऊंगी? तो आज की क्लास में हम इवेंट्स को इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर भोली के और इवेंट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।